नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर और आप सुन रहे हैं गेट स्टोरी। दोपहर की रोशनी में आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में शिल्प की छाया में बिहार की कला और आत्मा की कहानी। कहीं मधुबनी की रेखाओं में देवी देवता मुस्कुराते हैं तो कहीं बक्सर की भूमि पर ऋषियों की साधना गूंजती है। एक और चित्रों में बोलती संस्कृति है, दूसरी ओर मंत्रों में समाहित आत्मा की शक्ति। बक्सर जहाँ श्री राम और विश्वामित्र की कथा बहती है, जहाँ ज्ञान तप और वीरता का संगम रहा है। यह जमीन केवल मिट्टी नहीं, ये बिहार की पहचान की जीवित शिल्पशाला है। हर दिन दोपहर 1 बजे हम मिलते हैं इस श्रृंखला में, जहां हम टटोलते हैं बिहार के कोने कोने में बसे शिल्प, संगीत, नृत्य, साहित्य और संस्कृति के जीवंत आयाम। कभी मधुबनी की चित्रकला तो कभी बक्सर की तपस्विता और लोक कला, कभी सिवान के लोकगीत तो कभी भोजपुर के नाट्य शैली। यह सिर्फ कहानियां नहीं, यह साक्षात बिहार की आत्मा की प्रतिध्वनि है। तो आइए आज फिर चले इस यात्रा में, जहां कला सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। शिल्प की छाया में बिहार की कला और आत्मा की कहानी। पत्थरों में छिपी आत्मा। सुबह का प्रकाश धीरे धीरे वैशाली के खंडहरों को जगाने लगा था। कोमल धूप पुरानी ईंटों और टूटी हुई मूर्तियों पर पसर रही थी। बुजुर्ग गाइड राम शरण जी, जो पिछले 40 वर्षों से यहाँ आने वाले इतिहास प्रेमियों को प्राचीन काल की कहानियां सुनाते थे, आज फिर एक छोटे छात्र समूह को लेकर आए थे। एक जिज्ञासु बच्चे ने पूछा, दादाजी, इन खंडहरों में क्या सच में कभी राजा रहते थे? राम शरण मुस्कुराए, बोले, बेटा, ये पत्थर चुप है मगर इनमें आत्मा है। ये तुम्हें सुनाएंगे मौर्य, गुप्त और मुगल काल की गाथा, जहां पत्थरों ने बोलना सीखा था। मौर्य काल 321 बीसी से 185 बीसी। शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, चाणक्य से होती है। बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ वो मस्तिष्क जिसने एक गरीब लड़के को सम्राट बनाया। पाटलिपुत्र को उसने अपना केंद्र बनाया। लेकिन मौर्य काल की सबसे महान कड़ी सम्राट अशोक बने। वही अशोक जिन्होंने युद्ध के बाद शांति को अपनाया। स्थापत्य और कला। अशोक स्तंभ, चमकदार पॉलिश वाला बलुआ पत्थर, एक पत्थर से निर्मित विशाल स्तंभ, सबसे प्रसिद्ध सारण और वैशाली के स्तंभ। सांची स्तूप पर उसकी प्रेरणा बिहार में जन्मी। धर्मचक्र और सिंहों वाले शिलालेख, जो बाद में भारत का राज्य चिन्ह बना। शिल्प की विशेषताएं ये थी, मौर्य कला में धर्म और राजशक्ति का संगम था। शिल्प कला में पॉलिशिंग तकनीक अद्वितीय थी, जैसे कि कोई पत्थर नहीं, शीशा हो। बेटा, मौर्य काल ने पत्थर को शुद्ध कर दिया और उसमें विचार उकेर दिए। गुप्त काल 320 से 550 सीई। कला का स्वर्ण युग। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और सही भी है। इस युग में कला, साहित्य, वास्तुकला और दर्शन का ऐसा विकास हुआ कि जैसे भारत फिर से जाग उठा है। विशेष स्थापत्य। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव इसी युग में रखी गई। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक और विश्व भर के विद्वान। गया, कुम्हरहर, देवघर जैसे क्षेत्रों में मंदिर निर्माण शुरू हुए। ईंट और पत्थर दोनों से बने मंदिर, छोटे शिखर और गवाक्ष शैली, जो आगे जाकर उत्तर भारत के नागर शैली का आधार बनी। कला और मूर्ति कला। बुद्ध की मूर्तियां, शांत मुद्रा, हल्के मुस्कान के साथ, यह कला शैली गुप्त काल की पहचान बन गई। पंचरथ और गवाक्ष जैसे रूपांकन आने लगे। साहित्य और संस्कृति का उत्थान। कालिदास, विष्णु शर्मा, बाण भट्ट जैसे लेखक, काव्य, नाटक, दर्शन, सभी ने गुप्त काल में नया जीवन पाया। गुप्त काल में भारत ने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, बल्कि आत्मा की आवाज गढ़ी। मुगल काल 1526 से 1857। संगम का युग। मुगल बिहार को सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, संस्कृति और स्थापत्य का केंद्र भी बनाते हैं। खासकर अकबर और शेरशाह सूरी ने बिहार की छवि को नया रूप दिया। स्थापत्य में नवाचार। शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मकबरा एक झील के बीच में स्थित है। इसकी विशालता और स्थापत्य मुगलों को भी चौंका देता। रोहतासगढ़ किला, प्राचीनता, रणनीतिक मजबूती का प्रतीक। पुरानी मस्जिदें और दरगाहें जैसे बिहार शरीफ में कला में मिश्रण। मुगलों ने फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी कला को मिलाकर एक हाइब्रिड शैली दी, जिसे हम आज मुगल कला के नाम से जानते हैं। बिहार की चित्रकला और हस्तशिल्प में मुगली प्रभाव स्पष्ट है। मुगल काल ने बिहार की आत्मा में विविधता और विस्तार जोड़ा। बिहार की लोक कला और जीवंत परंपरा। तीनों कालों के बावजूद बिहार की लोक कला हर युग में जीवित रही। मधुबनी पेंटिंग, विवाह पर्व, देवी देवताओं से जुड़ी चित्रकला मिट्टी की दीवारों से शुरू होकर आज विश्व पटल पर है। प्राकृतिक रंगों से बनी बिना स्केच के बनाई जाने वाली यह कला आज भी मिथिला की आत्मा है।
लोक संगीत और नृत्य, झिझिया, जट जाटिन, समा चकेवा जैसे लोक नृत्य। लोक संगीत में कथा, भाव और सांस्कृतिक उत्तराधिकार। हस्तशिल्प और माटी कला, बक्सर, भोजपुर, सिवान जैसे क्षेत्रों में मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बनाने की परंपरा आज भी जीवित है। जहां पत्थर बोलते हैं वहां मिट्टी गाती है। कुछ पत्थर बोलते हैं, कुछ मिट्टी में सांस लेते हैं और कुछ दियों की लौ में जीवित रहते हैं। राम शरण जी की कहानी वही रुकी थी जहां बच्चे पहली बार बिहार की कला और स्थापत्य परंपरा से आत्मीयता से जुड़े थे। लेकिन यह कहानी केवल अतीत में नहीं ठहरती, इसकी जड़ें आज भी जिंदा है, शिक्षा, विरासत और लोक जीवन में। आज हम नालंदा की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की राजधानी, जहां पत्थर सिर्फ इमारतों के नहीं, विचारों के वाहक थे। नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का स्थापत्य। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं सदी मगध की धरती पर कुमारगुप्त के काल में स्थापित यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत तक ज्ञान का दीपक था। विशाल पुस्तकालय, धर्मगुंज, जिसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियां थी, 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक। यहाँ तर्क, दर्शन, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, साहित्य और बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया और इसे ज्ञान का सागर बताया। नालंदा की दीवारें ईंटों से नहीं, विचारों से बनी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं सदी, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। तिब्बती बौद्ध परंपरा का प्रमुख केंद्र। यहाँ तंत्र पर विशेष शोध और अध्यापन होता था। जहाँ नालंदा ने ललित चिंतन सिखाया, विक्रमशिला ने गूढ़ रहस्य उजागर किए। स्थापत्य में विज्ञान और सौंदर्य। क्या आपने सोचा है कि इतिहास में बिना सीमेंट कैसे ऐसे भव्य मंदिर, विश्वविद्यालय और किले बने? प्राचीन तकनीक, चमत्कार। लॉकिंग सिस्टम, जैसे रोहतासगढ़ किले में पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया कि बिना किसी धातु या गोंद के आज तक टिके हुए हैं। पानी की व्यवस्था, शेरशाह के मकबरे के आसपास की झील जल प्रबंधन का उदाहरण है। जल मंदिर, जैसे पावापुरी में भगवान महावीर का जल मंदिर, यह दर्शाता है कि कला में जल, प्रकाश और दर्शन को कैसे जोड़ा जाता था। वास्तु सिर्फ रचना नहीं, जीवन दर्शन होता था। मुगल काल के बाद कला का पतन और आत्मा की लड़ाई। मुगल काल के बाद जैसे ही अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, भारतीय स्थापत्य और संस्कृति पर संकट गहराने लगा। औपनिवेशिक उपेक्षा, अंग्रेजों ने कई पुरानी इमारतों और मूर्तियों को नष्ट किया या खंडहरों में बदल दिया। नालंदा और विक्रमशिला को जलाया गया, जिससे अनगिनत पांडुलिपियां नष्ट हो गई। लेकिन इतिहास ने कभी भी आत्मा को मरने नहीं दिया। जब पत्थर टूटे तब मिट्टी बोली। आधुनिक बिहार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। मधुबनी मिट्टी से विश्व तक। 1960 के दशक में विदेशी कला शोधकर्ताओं ने जब मधुबनी पेंटिंग को देखा तो विश्व चौंक गया। प्राकृतिक रंग, प्रतीकात्मक और स्त्री सशक्तिकरण का अद्भुत संगम। आज यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर माना है। लोक नाट्य, संगीत और परंपरा। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका में रचे गए भजन, बिरहा, सोहर और 12 मासा लोक जीवन की आत्मा है। जाट जाटिन, झिझिया, समा चकेवा, ये न सिर्फ नृत्य बल्कि सामाजिक कथाएं हैं। खेल और सांस्कृतिक पहचान। बिहार की मिट्टी ने कबड्डी, खो खो, मल्ल युद्ध जैसे पारंपरिक खेलों को संजो कर रखा है। साथ ही बिहार से ट्रैक और फील्ड, शूटिंग, कुश्ती में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं। शिक्षा संस्थान और कला पुनर्निर्माण। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, बिहार ने भी अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करना शुरू किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी 21वीं सदी 2010 में फिर से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जहां वैश्विक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इसका स्थापत्य प्राचीन नालंदा की प्रेरणा से बना है, आधुनिक तकनीक के साथ। कला और संस्कृति की शिक्षा। पटना आर्ट कॉलेज, संगीत विश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय की परियोजनाएं अब लोक कलाओं को डिजिटल युग में ला रही है। युवाओं में लोक भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान के लिए जागरूकता बढ़ रही है। डिजिटल युग में बिहार की आत्मा। आज बिहार की कला सिर्फ पांडुलिपियों में नहीं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और पॉडकास्ट में जिंदा है। मधुबनी आर्ट पर आधारित NFT प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। यूट्यूब पर बिहार की कला जैसे चैनलों के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। कला BPSC कंटेंट ने लाखों छात्रों को सांस्कृतिक ज्ञान से जोड़ा है। जहां पहले दीवारों पर चित्र बनते थे, अब मोबाइल स्क्रीन पर बनते हैं, पर आत्मा वही है। समय बीत चुका था, वही छात्र अब बड़े हो चुके थे। आज उनसे एक सीमा। पटना में एक कला प्रोफेसर थी, उसने राम शरण जी के नाम पर एक लोक कला संग्रहालय की शुरुआत की थी। संग्रहालय के द्वार पर लिखा था, जहां पत्थर बोलते हैं वहां मिट्टी गाती है और आत्मा सिखाती है। यही बिहार है। बिहार की कला और स्थापत्य कई बीते युगों की बात नहीं, यह वर्तमान में सांस लेता जीवंत इतिहास है। मौर्य काल ने विचारों को पत्थर में तराशा, गुप्त काल ने कला और ज्ञान की देवी को प्रकट किया, मुगल काल ने विविधता और समन्वय दिया और आज नई पीढ़ी इसे फिर से जिंदा कर रही है। बिहार की आत्मा मिट्टी में है, पर उस मिट्टी में स्वर्ण है।